नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकेंडरी वालों के लिए ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। दोस्तों अंत तक जुड़े रहे। चलिए सवालों की ओर। चलिए दोस्तों आज की क्लास में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं किस प्रकार ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सवाल क्या है कि एस्किमो जनजाति के लोगों के शारीरिक संरचना एवं शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि एस्किमो जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना और शारीरिक विशेषताओं को लिखिए। तो ये सवाल है किस प्रकार इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ कि ये एस्किमो जनजाति के लोगों से संबंधित आपके एग्जाम में अगर कोई भी सवाल पूछा जाए, देखो एक बात तो फिक्स रहनी है कि आपके एग्जाम में जनजाति से संबंधित दोस्तों सवाल एक दो पूछे जाएंगे। एक सवाल तो 100% पूछा जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जनजातियां बहुत सारी दे रखी है। उनमें जनजातियों में से दोस्तों आपके सामने शारीरिक संरचना या फिर उसके शारीरिक विशेषताओं या फिर उसके भौतिक स्वरूपों के बारे में, दोस्तों उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप जनजाति से संबंधित दोस्तों मैं आप सभी के सामने सवालों को पेश करवाने की कोशिश करूंगा। तो एस्किमो जनजाति से संबंधित अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो दोस्तों उसकी शारीरिक संरचना, उसके उस लोगों के जो शारीरिक संरचना उसको लिखो और उसके शारीरिक विशेषताओं को लिखो। दोस्तों एंडिंग में अगर कोई सवाल भौतिक स्वरूप का पूछा गया है या फिर आर्थिक स्वरूप यानी कि आर्थिक स्थिति का एस्किमो जनजाति का पूछा गया, लेकिन एंडिंग में अगर आप उसकी शारीरिक संरचना और उसकी शारीरिक विशेषताओं को लिखते हो तो दोस्तों आपको एग्जाम में अच्छे खासे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये जरूरी नहीं कि सेम पूछा जाए, लेकिन ये कंटेंट आप अगर एस्किमो जनजाति के लोगों के एंडिंग में लिखोगे, उस आंसर के एंडिंग में लिखोगे तो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी के सामने इस सवाल को डिस्कशन करता हूं और आप दोस्तों समझिएगा। चलिए शारीरिक संरचना को देखते हैं एस्किमो लोगों की। एस्किमो जनजाति के लोग का रंग भूरा पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल चौड़ा तथा शारीरिक शरीर का ढील डोल कुछ टेढ़ा सा, आंखें काली और छोटी होती है दोस्तों, और नाक की वो चपटी होती है, बिल्कुल चपटी टाइप की इस एस्किमो जनजाति के लोगों की नाक होती है। गाल गोल मटोल होते हैं दोस्तों, गोल होते हैं, और मांचल होते हैं, गाल बड़े बड़े मांचल होते हैं, मांस भरा हुआ गालों में बहुत बड़े बड़े और मोटे होते थे। और मुंह चौड़ा होता था दोस्तों, मुंह एकदम तिरछा नहीं, एकदम चौड़े वाला मुंह होता था, और जबड़ा भारी होता था, नीचे वाली जो जबड़ा होता है वो भारी है। और दांत दांत सफेद बिल्कुल, ये तो सबके होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। ये मझले कद के होते थे, मझले कद यानी 20 वाले दोस्तों, एक मध्यम वाले मझले कद वाले होते हैं, न तो बड़े और न छोटे हुए, मझले कद वाले होते थे ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं। और इसका शरीर है वो हष्ट पुष्ट और पुट्ठे मांचल होते थे। इसका शरीर हष्टपुष्ट और उसके पुट्ठे, पीठ की बात हो रही तो इसके मांचल पीठे होती थी, क्योंकि इस पर मांच यानी कि ज्यादातर इसमें क्या होती थी, एक हम कह सकते गठबंधित शरीर होता है, हष्टपुष्ट शरीर होता था, उसको पीठ होती उसकी, तो मांचल होती, मांस भरा हुआ इस प्रकार की होती है। लेकिन प्राय कमर के नीचे का भाग कम हष्टपुष्ट होता है, कमर की जो नीचे वाला भाग होता है वो कम हष्टपुष्ट होता है। और एस्किमो लोगों के बाल पूरी तरह से काले होते हैं। दोस्तों मैं आपको इसको दोबारा समझाता हूँ कि एस्किमो जनजाति के लोगों के बारे में आपको लिखना है। तो एस्किमो जनजाति के लोगों का रंग कैसा था, भूरा और पीलापन लिए हुए, भूरा और पीले रंग का इसका लोगों का रंग था, पीला भूरा और पीलापन लिए हुए था, ठीक है। और चेहरा कैसा था, बिल्कुल गोल टाइप का चेहरा था, और चौड़ा, गोल था लेकिन चौड़ा चौड़ा था, यूं दबा हुआ और यूं चौड़ा होता है। इस चेहरा कुछ इस प्रकार का होगा, एस्किमो जनजाति के लोगों का चेहरा कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ से चौड़ा और इस यहाँ से थोड़ा हाइट में कम, चेहरे की बात हो रही है। तथा शरीर का ढील डोल कुछ टेढ़ा सा, शरीर का ढील डोल कुछ टेढ़ा सा, क्योंकि मांचल भरा होता है शरीर में। आंखें काली और छोटी, दोस्तों एस्किमो जनजाति के लोगों की आंखें काली, और काली तो होती है लेकिन छोटी छोटी होती है। और नाक चपटी, बिल्कुल नाक चपटी टाइप की, ठीक है, लंबी सी। और गाल गोल, बिल्कुल गोल मटोल गाल, जैसे कि जो विदेशों के बच्चे होते हैं, विदेश लोगों के बच्चे होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं, उसके गाल है वो गोल मटोल होते हैं। और मांचल यानी कि बड़े बड़े गाल, उसमें मांच भरा होता है, और मुंह चौड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही है। और जबड़ा भारी होता है, दांत सफेद होता है, ये तो मजबूत होते बिल्कुल है। ये मझले कद के होते हैं दोस्तों, मझले कद के यानी न तो हाइट में बड़े होते और न ही इसके कद की बात हो रही है, यानी कि हाइट की बारी हो, न तो ज्यादा बड़े होते न ठीक नहीं होते, बिल्कुल मध्यम कद वाले होते हैं। और इसका शरीर हष्ट पुष्ट और पुट्ठे और मांसल होती थी। और लेकिन प्राय कमर के नीचे वाला भाग बिल्कुल हष्टपुष्ट, कम हष्टपुष्ट होता है, हष्टपुष्ट इतना नहीं होता है। एस्किमो लोगों के बाल है वो पूरी तरह काले होते हैं, ये कड़े और सीधी होते हैं।
एस्किमो जनजाति के लोग इसके लोगों के बाल है वो काले होते हैं और साथ ही साथ में ये कड़े और सीधे होते हैं। ये लोग अपने बाल कभी नहीं कटवाते दोस्तों। ये वो लोग हैं वो अपने बालों को कभी नहीं कटवाते हैं। ये इतने ही लंबे लंबे रखते हैं लेकिन कटवाते नहीं हैं। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े के आकार में बांध कर रखती है। इस प्रकार वो जूड़ा बनाती है। स्त्रियां अपने सिर पर जूड़े बनाकर रखती है। तो पुरुष भी इस प्रकार के दोस्तों उस टाइप के हिसाब से जूड़े बनाकर रखते होंगे और बालों को कभी कटवाते नहीं है एस्किमो जनजाति के लोग। दोस्तों ये तो आप समझ में आ गया। शारीरिक संरचना यानी इसके गाल बड़े बड़े होते हैं। इसका रंग की बात करें तो भूरा पीलापन लिए हुए होते हैं और इसका शरीर है वो बिल्कुल बेडोल होता है, ढील डोल बेड बेढंगा सा होता है। आंखें छोटी होती है लेकिन काली काली आंखें होती है, ठीक है। और साथ ही साथ में मुंह बड़ा होता है और जबड़ा भारी होता है, दांत सफेद होते हैं, मजबूत होते हैं। तो सीधी बात है। तो दोस्तों इस प्रकार ये एस्किमो जनजाति के लोग थे, इसकी संरचना थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों शारीरिक विशेषता की ओर। दोस्तों अब आपके एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप 100% दोस्तों ये आप विश्वास मान के चलिएगा कि आप इस सवाल को नहीं छोड़ेंगे और पीछे अगर एंडिंग में कुछ लिखना है तो ये शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग विकट से दोस्तों एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो विकट से विकट संकट का सामना करने में भी अपनी स्थिरता, विकट से विकट सामना, जैसे कि जंगल में है तो जंगल में विकट से विकट परिस्थिति है तो उसका सामना कर लेते हैं, ठीक है। अपनी स्थिरता और गंभीरता विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं। यानी कि कोई भी समस्या हो लेकिन अपना स्थिरता यानी वहां से वो भागते नहीं, स्थिर रहते, गंभीर रहते दोस्तों। किसी भी निर्णय को गंभीर विवेक बुद्धि की तरह दोस्तों, एक विवेक वाली बुद्धि, एक बुद्धिमान दोस्तों मनुष्य की तरह अडिग रहते हुए उसका सामना करते हैं। इनका जीवन यापन विश्व की अन्य सभी जातियों से कठिन है दोस्तों। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं तो इसका जीवन यापन अन्य जनजातियों से कठिन है। इसकी दोस्तों लड़ाई प्रकृति से है। दोस्तों इसकी लड़ाई किससे से है? प्रकृति से। एस्किमो जनजाति की लोगों की लड़ाई है। एस्किमो विश्व की सबसे अधिक हंसमुख प्रशंसित निर्द्वंद प्रकृति के लोग हैं दोस्तों। एस्किमो जनजाति के लोग हंसमुख लोग हैं। किस प्रकार है? हंसते ही रहते हैं। हंसमुख उसका मुख है, हंसते रहने टाइप का उसका मुख है, हंसमुख टाइप का। और विश्व की सबसे हंसमुख और प्रशंसनीय दोस्तों, हमेशा प्रसन्न रहने वाली प्रजाति है। और साथ ही साथ में इसका स्वभाव की बात करें तो बालक के समान एकदम सरल स्वभाव होता है। एस्किमो जनजाति के लोग है उसका स्वभाव कैसा होता है? एक बालक के समान एकदम सरल स्वभाव का होता है, ठीक है। फिर रहता है निष्कपट और मधुर होता है। उसका व्यवहार देखे, उसका जो व्यवहार है और उसका स्वभाव है एक बालक की तरह सरल और निष्कपट और मधुर होता है। यही इसकी सबसे बड़ी धरोहर है दोस्तों। यही यानी कि ये इसका व्यवहार, इसका दोस्तों जो सरल स्वभाव है, मधुर वाणी है, तो यही इसकी सबसे बड़ी धरोहर है। जिसके बल पर दोस्तों भूतकाल के संताप, भविष्य की चिंता से विमुक्त ये लोग अपना जीवन बड़ी संतुष्ट से व्यतीत करते आ रहे हैं दोस्तों। इसी कारण और इसी बलबूते पर दोस्तों भूतकाल से आज तक दोस्तों भविष्य की चिंता से विमुक्त दोस्तों ये है ना, ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो कल के लिए आज का भोजन करना है तो आज के लिए आज की भोजन की व्यवस्था आज ही करते हैं। कल की चिंता नहीं करते, कल के लिए कल भोजन की चिंता करेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा यानी भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं और जीवन बड़ी संतुष्टि से व्यतीत कर रहे आ रहे आदिकाल से आज तक, ठीक है। इसको न तो झूठ बोलना अच्छा लगता है, एस्किमो जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते, इसको अच्छा नहीं लगता है। और न ही इसको चोरी करना अच्छा लगता है दोस्तों। आपको मैंने चोरी करना भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से समझाया कि आपको इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़े दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड पड़ा है तो आप जरूर इस सवाल को देख ले एक बार पुनः। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। इसी प्रकार जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो दोनों सवालों में काम आए, यानी कि कोई भी सवाल हो एस्किमो जनजाति से कोई भी सवाल हो, लेकिन ये सवाल दोस्तों ये उत्तर काम में आएगा क्योंकि आप लिख सकते हो। इसको कोई रॉन्ग नहीं करेगा, आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आ चुके हैं और एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसको देखते हैं कि दोस्तों इसको सवाल को पढ़कर आपको प्रजातियों के बारे में जानना पड़ेगा, जानने को मिलेगा दोस्तों प्रजातियां किस क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां मिलती है रहती है, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको देखिए कि विश्व मानव जाति को वर्गीकृत कीजिए। विश्व मानव जाति यानी पूरे विश्व में मानव जाति है, प्रजाति, तो उसको वर्गीकृत करना है। और क्रोबर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। दोस्तों वर्गीकरण के बारे में ये क्रोबर के द्वारा वर्गीकरण किया गया है विश्व की मानव प्रजातियों का। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्रोबर द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए क्रोबर महोदय ने मानव की त्वचा के वर्ण, दोस्तों क्रोबर ने क्या किया कि मानव त्वचा की का जो वर्ण है, मानव त्वचा का जो वर्ण यानी कि रंग है, तो उसके
प्रमुख आधारों पर माना था। त्वचा के रंग के आधार पर क्रोबर ने लोगों को 3 प्रमुख तथा 11 उप प्रकार की प्रजातियों में वर्गीकृत किया। 3 तो प्रमुख इस त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकृत किया क्रोबर ने, तो 3 तो प्रमुख है, ठीक है, लेकिन 11 है वो उप प्रकारों के रूप में विभाजित किया। तो इसको देखते हैं दोस्तों। पहली प्रजाति है कैकेशियन प्रजाति। दोस्तों आपको नाम तो सुना ही होगा आपने, कैकेशियन प्रजाति, अगर कॉलेज रेगुलर अटेंड की है तो, या फिर अपने सिलेबस में तो दोस्तों आपने डिस्कशन किया होगा कि दोस्तों क्रोबर्स काकेशियन प्रजाति, इस प्रजाति के लोग की त्वचा का रंग दोस्तों श्वेत होता है। काकेशियन प्रजाति के जो लोग होते तो इस काकेशियन प्रजाति के लोगों का कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। इस मानव प्रजाति का क्रोबर ने निम्न उप प्रजातियों में बांटा, यानी कि काकेशियन प्रजाति के लोग है तो उसको भी अलग अलग प्रजातियों के रूप में बांटा, तो इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग के ये लोग होते हैं। तो चलिए नार्डिक प्रजाति, पहली तो नार्डिक काकेशियन प्रजाति के अंदर पहली जो उप प्रजाति आती है तो वो है नार्डिक। कम चौड़ी नाक होती है, बिल्कुल चपटी वाली नाक होती है। लहरदार बाल होता है, एकदम लहरों की टाइप दोस्तों लहरदार बाल होते हैं। सिर की चौड़ाई छोटी होती है। सिर की चौड़ाई कैसी होती है? नार्डिक प्रजाति के लोगों की बिल्कुल छोटी होती है। फिर रहते हैं अल्पाइन, काकेशियन प्रजाति में आते हैं अल्पाइन दोस्तों उप प्रजाति। तो बालों तथा नाक की आकृति नार्डिक प्रजाति से मिलती है। बालों और नाक की आकृति है वो नार्डिक प्रजाति से मिलती है। कौन सी? अल्पाइन के लोगों की जो बालों और नाक की प्रजाति वो नार्डिक प्रजाति से मिलती है। सेम लहरदार होते हैं, लेकिन सिर की जो चौड़ाई है वो अधिक होती है और इसमें नार्डिक में छोटी होती है। कैसी हो? छोटी होती है, इसमें अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो भूमध्य सागरीय है दोस्तों, ये भी दोस्तों अलग प्रजाति भूमध्य सागरीय। नाक एवं सिर की लंबाई छोटी होती है, नाक छोटी होती है और सिर की लंबाई भी छोटी होती है। तो ये है काकेशियन प्रजाति की उप प्रजातियां। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगोलिज्म, मंगोलाइड प्रजाति। दोस्तों मंगोलाइड प्रजाति को भी अलग अलग उप प्रजातियों के रूप में बांटा है। तो मंगोलाइड प्रजाति के लोग कैसे होते हैं दोस्तों? मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग है वो पीलापन लिए हुए होता है। कैसे होता है? पीलापन लिए हुए, बिल्कुल पीले कलर का उसका चेहरा होता है, पीलापन लिए हुए होता है। इसकी उप प्रजातियां निम्न है। इस मंगोलाइड प्रजाति की उप प्रजातियां कौन कौन सी है? इसका कलर कैसा होता है? सीधी सीधी बात है, हमने पहले ही पढ़ी थी ये कैकेशियन, तो कैकेशियन के लोगों का रंग है वो सफ़ेद होता है, लेकिन मंगोलिज्म है तो इसका पीलापन यानी पीले कलर का इसके चेहरे का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है। तो ठीक है, तो पहली इसमें उप प्रजाति है मंगोलियन। कौन सी? मंगोलियन। सीधे बाल होते हैं, इस मंगोलियन प्रजाति के सीधे बाल होते हैं, चौड़ा सिर होता है, मध्य आकार की नाक होती है, आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। आदि ये शारीरिक विशेषता पाई जाती है, बाल सीधे, सिर चौड़ा होता है, मध्यम आकार का नाक होता है। तो इस प्रकार आगे है मलेशियन प्रजाति। ये भी मलेशियन प्रजाति की क्या उपप्रजाति है? मलेशियन प्रजाति। मध्य आकार की नाक होती है और चौड़े सिर होती है। चौड़ा सिर है वो चौड़ा होता है, इस प्रकार चौड़ा सिर होता है, बिल्कुल पतला सिर नहीं होता, बिल्कुल चौड़ा सिर होता है, बिल्कुल इस चौड़े टाइप का, और नाक है वो पतली सी होती है, मध्यम आकार की नाक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निग्रिटो प्रजाति। कौन सी? निग्रोइड प्रजाति। कौन सी प्रजाति? निग्रोइड प्रजाति। तो इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग सामान्यतः काला या श्याम वर्ण का होगा। निग्रिडो प्रजाति की बात करें तो इस निग्रिडो प्रजाति के लोगों के त्वचा का रंग होता है काला या फिर श्याम रंग का होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत काले पिग्मी, बुशमैन आदि प्रजातियां भी पाई जाती है। काले पिग्मी दोस्तों, काले पिग्मी लोग ये प्रजाति, और बुशमैन जनजाति भी इस निग्रिडो प्रजाति के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी शारीरिक विशेषता देखें तो घुंघराले बाल होते हैं। इस निग्रिडो प्रजाति के लोगों को कैसे घुंघराले बाल होते हैं। शरीर पर बाल की कमी दोस्तों कम सघनता होती है, बिल्कुल कमी होती है, बाल बिल्कुल कम होते हैं शरीर पर, लेकिन घुंघराले बाल होते हैं। साथ ही साथ में चौड़ी नाक होती है। कैसी चौड़ी नाक होती है? तथा मध्यम आकार का सिर पाया जाता है। दोस्तों निग्रिडो प्रजाति के मध्यम आकार का सिर होता है, चौड़ी नाक होती है। तो इस प्रकार आप इसकी विशेषता है दोस्तों, कुछ सेम लिखोगे तो भी इसको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार लिखा है इसने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो इन सवाल पर दोस्तों हमने डिस्कशन कर लिया है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। इस BA सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और वहां से वीडियो वॉच करना स्टार्ट कीजिए। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं तो आप दोस्तों आपके सामने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, तो वहां पर दोस्तों इस वीडियो का लिंक दे रखा है, आपको सीधे सीधे इस वीडियो की ओर पहुंचा देगा। तो उस वीडियो में इस क्रियाशीलता के सिद्धांत, और दोस्तों साथ ही साथ में मैंने इस सवाल पर भी डिस्कशन कर लिया उस वीडियो में कि विश्व में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की गणना कीजिए। दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इस पर डिस्कशन किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। विश्व में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को दोस्तों गणना कीजिए। तो ये दोस्तों सवाल अच्छी तरीके से दोस्तों
डिस्कशन किया हुआ है और आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर इस सवाल को देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर, जो एग्जाम में दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी नवनिचीवाद सिद्धांत को समझाइए। नवनिचीवाद की विचारधारा क्या है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, तो इस पर डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट दोस्तों अगले सवाल की ओर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आ चुके हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल की ओर आ चुके हैं। एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से प्रमुख प्रदेशों में विभाजित कीजिए। पूरे विश्व को जनसंख्या वितरण के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो उसको लिखना है। तो दोस्तों किस प्रकार विभाजित किया गया है, पूरे विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से प्रमुख प्रदेशों में विभाजित कीजिए। तो पहला दोस्तों इसमें संघ है, तो संघ जनसंख्या प्रदेश, इसमें विभाजित किया गया पूरे विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रमुख प्रदेशों में से संघ जनसंख्या वितरण प्रदेश आता है पहला। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग में अधिक है। दोस्तों प्रति वर्ग में 100 व्यक्ति पाए जाते हैं। इस प्रदेशों में पूर्वी एशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण एशिया, भारत, दोस्तों पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी, दोस्तों ये जो यहाँ पर नाम दे रखे, तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या में 100 यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिक जनसंख्या है इसलिए, जैसे कि ब्राज़ील है, हॉलैंड है, और ऐसे नाम है दोस्तों, आयरलैंड है, और स्पेन है, इटली है, फिर अमेरिका है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 100 व्यक्तियों की संख्या पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रदेश है, विश्व की जनसंख्या को अगले प्रदेश में बांटा है, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश ऐसे भौतिक प्रदेश में पारिस्थितिक जनसंख्या निवास करने के लिए सामान्य दशाएं प्रदर्शित करती है, या अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ में अनुकूलन भी किया जाता है। दोस्तों अगला है विरल जनसंख्या प्रदेश। विरल यानी बिल्कुल कम जनसंख्या प्रदेश, विरल जनसंख्या प्रदेश। और यहाँ पर 70% भूभाग पर ये प्रदेश स्थित है और 5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल था। अलग अलग वर्गों यानी कि 3 वर्गों में, एक तो विरल और सामान्य और सघन, 3 प्रदेशों में विश्व की जनसंख्या को वितरित किया गया है। अलग अलग प्रदेशों में सघन प्रदेश, सामान्य प्रदेश और विरल प्रदेश 3 प्रदेशों में बांटा गया है। तो सघन प्रदेश में तो भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, सबसे प्रमुख पे आया है यहाँ पर दोस्तों देखिए चीन आया है, यानी कि चीन प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में जापान है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है। तो उसके बाद में 7वें नंबर पर भारत की बारी आएगी। तो इस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और एग्जाम में बहुत ही ईजी सवाल भी इस श्रेणी में ले सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अगले सवाल की ओर। दोस्तों इस सवाल को समझते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल कि विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति को समझाइए। पूरे विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति को समझाइए। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता सवाल है। तो नगरीकरण की प्रवृत्ति, दोस्तों नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है, क्यों नगरीकरण बढ़ता है, तो दोस्तों नगरीकरण की विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति आदिकाल से चली आ रही है। यानी कि नगर की ओर से लोग है वो गाँवों से नगर की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, और जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे नगरों का विकास हो रहा है। भारत और अन्य कृषि प्रधान देशों में औद्योगिकरण के कारण यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक और शिक्षा की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर शिक्षा पाने के लिए, कोई उद्योग धंधा पाने के लिए दोस्तों लोग है वो गांवों को छोड़कर दोस्तों शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं। पहले अति उच्च नगरीकरण है यहाँ पर। तो इस वर्गीकरण में, इस वर्ग में सम्मिलित विकसित देशों में कुल जनसंख्या 75% भाग है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर दोस्तों नगरीकरण ज़्यादा है, और यहाँ पर नगर में 75% से अधिक दोस्तों जनसंख्या पाई जाती है। अगला है उच्च नगरीकरण। जिन प्रदेशों में, जिन देशों में कुल जनसंख्या का 50 से 75% भाग क्षेत्र निवास करता है, तो उन देशों को उच्च नगरीकरण, यानी कि जिस देशों में कुल जनसंख्या का, पूरी देश की जनसंख्या का अगर 50 से 75% भाग नगर में रहता है, शहरों में रहता है, तो इस देशों को उच्च नगरीकरण कहते हैं। और अति उच्च तो किसको कहेंगे, तो जिस देश में, जिस वर्ग में, विकसित देशों में कुल जनसंख्या का 75% भाग है, 75% भाग से अधिक भाग अगर शहरों में रहता है, तो वो अति में आ जाएगा। और अगर 50 से 75 भाग शहरों में रहता है तो उच्च नगर में आएगा, और अति में आएगा, इससे 75 है तो अति में आएगा। ठीक है, और संतुलन यानी कि बिल्कुल बराबर है, जितना गांव में रहता है उतना ही शहर में रहता है, तो वो होगा। इस श्रेणी में कुल जनसंख्या का 40% से 50% मध्य भाग है। तो यहाँ पर ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है,
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। और ऊंच में तो कौन सा है दोस्तों, नॉर्वे है, हंगरी है, पोलैंड है, मलेशिया है, तो ऊंच में आ गए। और संतुलन में आ गए ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र है, अफ्रीका है। ठीक, तो अगला है मध्य नगरीकरण। कैसा? मध्य, बिल्कुल मध्यम वाला नगरीकरण। तो जिन देशों के कुल जनसंख्या, ऐसा देश जिसकी कुल जनसंख्या का 40 से 50% भाग है वो नगरों में निवास करता है, तो इसे किस श्रेणी में? मध्यम नगरीय श्रेणी में। जैसे कि भारत दोस्तों, भारत में बिल्कुल मध्यम नगरीय श्रेणी है। गाँवों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और साथ ही साथ में शहरों में भी, जैसे कि चीन है और पाकिस्तान है, म्यांमार है। तो यहाँ पर क्या है कि 40 से 50% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। फिर है निम्न नगरीकरण। कैसा? निम्न, बिल्कुल डाउन। तो विश्व में अविकसित जो देश होते हैं तो उसकी कुल जनसंख्या का 20% भाग है वो बहुत ही कम मात्रा में नगरों में जाता है। 20%, कुल देश की जनसंख्या का 20% भाग नगरों में जाता है। और इस प्रदेश में आते हैं जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, तो ये निम्न नगरीकरण में आते हैं। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर दोस्तों। सुपर 1 वीक सीरीज आप सभी के सामने इस चैनल पर हमेशा पेश करवाई जाएगी दोस्तों। एकमात्र जेएनयू को समर्पित इस संस्थान की ओर से दोस्तों आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने विस्तृत महामैराथन क्लास लगाकर डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। आपको समझा कर जिस प्रकार आपको आज की क्लास में समझ में आए, तो इसी प्रकार निबंधात्मक सवालों को दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा तो उन सवालों को दोस्तों अटेंड करवाने का और आपको समझाने का। तो दोस्तों अब मिलता हूँ अगले सवाल की ओर, अगले इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आप सभी के सामने क्लास पेश की जाएगी। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।